बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। आप बताएँ कैसे हैं नानिल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, इससे पहले ये दावा किया जा रहा था इमरान खान साहब के वकला की तरफ से कि खान साहब जेल से जो है बाहर आ सकते हैं इससे पहले, लेकिन अब उसकी जो तमाम उम्मीदें जो हैं वो दम तोड़ चुकी हैं और आपने पहले ही बता दिया था कि खान साहब इससे पहले जेल से बाहर नहीं आ रहे। लेकिन सर, एक अफसोसनाक खबर ये है कि अलीमा खानम साहिबा और सोहेल अफरीदी साहब जो हैं वो चाह रहे हैं कैंपेन चलाना इमरान खान साहब के लिए, लेकिन जो पीटीआई की पूरी टीम है, पूरी क़यादत है, वो उनके खिलाफ ही उल्टा कैंपेन चला रही है। वो नहीं चाहते कि खान साहब जो हैं वो जेल से बाहर रहें या अलीमा खानम साहिबा या सोहेल अफरीदी साहब जो हैं वो इसको लीड करें। तो सर, जब तक ये इख्तिलाफ़ात ख़त्म नहीं होंगे, ना कोई कैंपेन चल सकेगी, ना खान साहब को कोई रिलीफ़ मिल सकेगा। ईद के बाद क्या सिचुएशन देख रही हैं? क्या ये इख्तिलाफ़ात पीटीआई के अंदर ऐसे ही चलते रहेंगे? देखिए, इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, लेकिन जो ईद के बाद एक नया तूफ़ान आएगा वो अपनी जगह, वो आपके सामने आने वाला है। मतलब ईद शायद 21, 20, 21, 22 को भी अगर मनाएँ, तो कुल मिला के 28-29 मार्च को केतु और राहु, केतु एक्चुअली अपना नक्षत्र चेंज कर रहा है। और ये नक्षत्र खान साहब के लिए बड़ा मतलब फ़ायदा दे सकता है, और इसका असर जो है उससे पहले आना शुरू हो जाएगा। तो ईद के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी जलसे-जुलूस और तहरीकें चलती हुई, और वहाँ से अल्लाह ना करे, बॉर्डर्स में जो इश्यूज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा हीटेड अप होते हुए आपको दिखाई देंगे। ओके सर। अच्छा सर, तो पाकिस्तान की सियासत में अक्सर इस तरह होता है कि ये कहा जाना शुरू हो जाता है कि इस बंदे की सियासत ख़त्म हो गई है। लेकिन इमरान खान वो सियासतदान है जो इक़्तिदार में नहीं है, लेकिन लोग आज भी बड़ी तादाद में इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। खान साहब के हवाले से हुकूमत ये दावा कर रही है कि इनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है, अब ये सारी ज़िंदगी जेल में रहेंगे। लेकिन पीटीआई के जो सपोर्टर हैं, बड़े पूरी उम्मीद है, उन्हें 100% यकीन है कि खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आएँगे और इससे बेहतर हुकूमत करेंगे और देर तक इक़्तिदार में रहेंगे। आप इस बात पे उनके इस यकीन को एंडोर्स करते हैं? आपकी इस हवाले से प्रेडिक्शन क्या है कि खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आएँगे और उसी तरह इक़्तिदार में वापस आएँगे या ज़्यादा मज़बूत तरीके से वापस आएँगे? देखिए, वो आ सकते हैं ज़्यादा मज़बूत तरीके से, लेकिन बेहतर यही है कि वो किंग मेकर बने। किंग बनेंगे फिर वही मसला होगा, क्योंकि किंग मेकर बन के ना वो बहुत कुछ सँभाल सकता है। किंग बनेंगे तो काफ़ी चीज़ें जो हैं उनके अगेंस्ट में जाएँगी। ओके सर। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन करूँगा, प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। खान साहब की जो पहली बेगम थी, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उनके बच्चों को मुलाकात की इजाज़त दी जाए और पाकिस्तान आने दिया जाए। उन्होंने एक ट्वीट में शहबाज शरीफ साहब को टैग भी किया है। सर, क्या देख रहे हैं कि खान साहब के बेटे क्या पाकिस्तान आएँगे या फिर वो पाकिस्तान की सियासत में कोई किरदार अदा कर सकते हैं? ऐसी कोई चीज़ दिखाई देती है आपको? अनफॉर्च्यूनेटली अभी नज़र नहीं आ पाए। ये चीज़ें बदलेंगी जून से। अगर इनकी बेटों से मुलाकात होगी तो जून से पहले नहीं, जून के बाद इसके चांसेस बन सकते हैं, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी चांस नहीं है। ओके सर। अच्छा सर, एक फ़ॉलो-अप क्वेश्चन कर लूँ, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, मेरे ज़हन में आ गया क्योंकि आपने इसका ज़िक्र भी किया है। सर, ये बता दें कि पाकिस्तान ने अभी अफ़गानिस्तान में जो अटैक किया है, वो अभी बड़े अटैक्स में उसका शुमार किया जा रहा है। इससे पहले इतना बड़ा अटैक नहीं किया और बड़े जो डिपोज़ हैं, उनको निशाना बनाया गया है। क्या देख रहे हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ये जंग चल रही है, इसके हमारी हुकूमत पे, हमारी मईशत पे और हमारे जो सिक्योरिटी जो मामलात चल रहे हैं पाकिस्तान में, अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल, उस पे क्या असरात हो सकते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, असरात तो अच्छे नहीं पड़ने वाले। मैंने आपको शायद प्रोग्राम के बीच में बताया था कि ये जो वेस्ट वाले ममालिक हैं ना, इनके ओपोनेंट में जब भी कोई लड़ने जाता है, वो लड़ते-लड़ते थक जाता है, लेकिन ये लोग हार नहीं मानते हैं। तो अल्लाह करे मैं गलत हूँ, अल्लाह करे ऐसा ना हो, अल्लाह करे हमारी दुश्मनों से जान छूटे, लेकिन फिलहाल के लिए ये मामला ज़रा लंबा ही चलता हुआ दिख रहा ओके सर। अच्छा सर, एक सर्वे जारी हुआ है अमेरिका में, इस तरह के सर्वे अमूमन होते रहते हैं और ऐसा ही एक सर्वे हुआ है जिसमें जो ईरान के साथ अमेरिका ने जंग शुरू की है, उस हवाले से पूछा गया लोगों से क्या वो इसमें डोनाल्ड ट्रंप का साथ देते हैं, अपनी गवर्नमेंट के साथ है, तो लोगों ने अ, इनकार किया है। वो कहते हैं कि ईरान के साथ इन्होंने बिला वजह जंग कड़ी है और वहाँ पे अभी ज़रूरत महसूस नहीं कि वो कर रहे थे कि वहाँ पे जंग की जाए, क्योंकि अभी ईरान के पास अफज़ोदा जो यूरेनियम है वो भी अभी 60% थी, 100% नहीं थी। वो एटॉमिक बॉम्ब भी तैयार नहीं कर रहे थे और इसी बात की दलील ये है कि ईरानी जंग पर इख्तिलाफ की वजह से अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। वो कह रहे हैं कि अभी जो जंग की है, ये हम इसराइल की हमा पे कर रहे हैं। सर, डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत को कितना बड़ा खतरा है? लोग तो इनके खिलाफ डेमोंस्ट्रेशन भी कर रहे हैं, सर्वेज़ में भी इनके खिलाफ बात कर रहे हैं। कब तक टिक पाएँगे डोनाल्ड ट्रंप?
जैसे मैंने बताया, ये जो 1 डेढ़ साल है तकरीबन यहाँ से लेके अगले जून तक, ये इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और आपके सामने ये एग्ज़ाम्पल देख लें, सारे ममालिक को देख लें ना सर, कितने साथ में, नेटो के से अलग हो गए, पूरी दुनिया को इन्होंने रिक्वेस्ट कर दी थी, जो भी बड़े ममालिक थे, किसी ने भी साथ नहीं दिया। तो ये है कि अभी ये जो है काफ़ी लॉसेस भी बर्दाश्त करेंगे, चाहे पॉलिटिकल करियर में हो, चाहे इनके अपने एहदादी भी क्यों ना हो, ये इनके इनकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा लॉस होता हुआ नज़र आ रहा। और ये इस जंग को मजबूरन कंटिन्यू करते हुए में भी बहुत कुछ खो देंगे। ये बहुत क्लियर है। ओ ओके सर। अच्छा सर, मैंने आपसे गुस्तारोधी प्रेडिक्शन ली थी, अरब ममालिक में जो लोग रह रहे हैं, उन्होंने सवाल किया था, रिक्वेस्ट की थी और मैंने सवाल आपसे पूछा था, आपने बताया था कि अरब ममालिक के लिए अभी मसाइल रहेंगे। सर, आज अबू धाबी से खबर आई है, एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया, उसके मलबे तले आके एक पाकिस्तानी शहरी जो हैं, वो जाँ बहक हो चुके हैं। अब एक और सर बड़ी तहलका-खेज़ खबर सामने आई है। ईरान ने कहा है कि जिस अरब मुल्क से खार्क पर हमला होगा, उसकी आयल तंसीबात पर जवाबी हमला करेंगे। सर, ईरान ने ऐलान कर दिया है, कोई भी अरब मुल्क अगर उन्होंने एयरबेस दिया हुआ है अपना अमेरिका को, और अगर वहाँ से कोई हमला होता है, उनका एक जज़ीरा है खार्क ईरान का, अगर उस पे अगर कोई अटैक करता है, तो हम जवाबी हमला करेंगे। और सर, उन्होंने आज किया भी है हमला। तो क्या देख रहे हैं सर, ये अरब ममालिक में कितना बड़ा खुदा न खास्ता कोई हमें सरप्राइज़ तो नहीं मिल सकता? क्योंकि वहाँ लोग जो रह रहे हैं, वो बार-बार मेरे से सवाल कर रहे हैं कि मलिक साहब से रिक्वेस्ट करें, पूछें, सिचुएशन दिन-ब-दिन हमें बताया करें कि क्या सिचुएशन वहाँ पे हो रही है। देखिए, मैं आपको बता दूँ कि आप अभी के हिसाब से मई तक तो बिल्कुल तैयार रहें, कभी भी कोई भी सरप्राइज़ मिलेगा। और जहाँ तक ये रही बात कि क्या छोड़ के आ जाएँ, तो मैंने आपको बहुत से वीलॉग में बहुत दफ़ा बताया कि ज़िंदगी जो है ना, मौत की अमानत है। तो जब उसने आना है, तो आप कहीं पर भी होंगे तो वो आ जाएगी। हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर आपको हुकूमत बोल रही है कि हाँ जी, आप ये मुल्क छोड़ के चले जाएँ, तो फिर डेफ़िनेटली आप करें। लेकिन आप इस वजह से यहाँ आएँ या कहीं और जाएँ, अभी आप अगर ये सोच रहे हैं, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, अल्लाह करे मैं गलत हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं पाकिस्तान भी सेफ है, तो अल्लाह करे हो, लेकिन बज़ाहिर सितारों की रोशनी में पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा टर्मॉइल है 15 मई तक। ये मैं आपको बहुत क्लियर बताऊँगा। खबर ये है कि इस्राएली वज़ीर दफ़ा ने ये दावा किया है कि उन्होंने इसराइल की जो कौमी सलामती के सरबराह हैं, अली लारिजानी, उनको उन्होंने कत्ल कर दिया है, ये दावा कर रहे हैं इसराइल के वज़ीर दफ़ा। लेकिन ईरानी सरकारी मीडिया ने इस खबर की तरदीद की है और उनके हाथ का लिखा पैगाम, अली लारिजानी के हाथ का लिखा पैगाम भी जारी कर दिया। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अभी ईरान की तरफ से कहा जा रहा है, तरदीद की जा रही है, कन्फर्मेशन कोई सामने नहीं आई, इसराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है। क्या आज की तारीख में 18 मार्च जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ईरान में इस खित्ते में कोई बड़ी खबर, बुरी खबर, खबर-ए-गम कोई सुनने को मिल सकती है? एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट्स क्या बता रहे हैं, वो काइंडली हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए दानिश भाई, बात ये है कि मैं आपको शुरू से बोलता आ रहा था, 15 तारीख के बाद इन चीज़ों में कमी आनी चाहिए। ये जो हमले हैं, इनकी शिद्दत में कमी आनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ ग्राउंड रियलिटी के साथ जो है ना, एस्ट्रोलॉजिकली एनालिसिस मैच नहीं कर रही यहाँ पे, कि वो शिद्दत में कमी की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मतलब बहुत ही क्लियर है, और मैं आपको बहुत ही क्लियर अल्फाज में बता रहा हूँ कि हम तीसरी जंग के दूसरे फेज में एंटर हो। अब जब दूसरे फेज में एंटर हुए हैं, तो यहाँ पे चीजों में पेस बढ़ता जाएगा। अगर आप देखें एस्ट्रोलॉजिकली, तो जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो फिर अपने असरात डिफरेंट लेवल से देते हैं। जैसे एक हमारे साथ दुनिया में एक वाकया हुआ था 2020 में। वो जो एक हाइप थी, जो एक वबा थी, उसने पेस पकड़ा था। इसी तरह ये जो अब तीसरी जंग अजीम को हम जो मैं बता रहा हूँ दूसरे फेज में, ये पेस पकड़ती हुई आपको दिखाई दी जाएगी। तो इसमें अनफॉर्चुनेटली वही मैं बता रहा हूँ कि ऐसे गम के बादल बहुत जगहों पे आते हुए आपको नजर आएंगे मई तक। अब होगा ये, मई के बाद इसमें कमी आएगी और ये जाके ऑलमोस्ट जो है रुकते रुकते जून जुलाई के अंदर हम पहुंच जाएंगे। तो ये तो बहुत ही क्लियर हो गई यार, मैं आपको बहुत ही क्लियर बता रहा हूँ। मैं इसीलिए ऐसी पेशन गोइयां नहीं कर रहा था कि मैं कंफर्म नहीं था उसका। हालांकि एस्ट्रोलॉजिकली एनालिसिस से महसूस होता है 28 फरवरी से हम तीसरी जंग अजीम में आ गए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये टेम्परेरी होता है। जैसे पिछली दफा पिछले साल में एक टेम्परेरी फेज आया था
एक्चुअल में वो फर्स्ट फेज था जंग अजीम का, ये दूसरा फेज है। तीसरा मैंने जैसे कहा एस्ट्रोलॉजिकली वो 2030 में दिखाई दिया जा रहा है। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, आपके अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस हमारे साथ शेयर की। हमारे नाज़रीन का भी शुक्रिया, इतना अच्छा फीडबैक देते हैं, कमेंट्स करते हैं। आपके कमेंट्स जो हैं, आपके सवालात जो हैं, हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।